और चले कुछ नहीं है बेटी लोड निकाल दे, सिटी की चिंता नहीं करनी। तगड़ा है तू लो कुछ अंदर ठीक है टाइट हो गया बढ़िया 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 खींच कमर टाइट रख चलो 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 तगड़ा चलो चलो बढ़िया हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों को एक और इंस्पिरेशनल एथलीट से मिलवाने वाला हूं। ये हमारी इंस्पिरेशनल सीरीज का अनदर सेगमेंट है एंड इस सीरीज में मेरे को इंट्रोडक्शन देने की जरूरत। भास्कर शाह फ्रॉम दिल्ली अपनी तीसरी और आखिरी बारी चकने की कोशिश कर रहे हैं। एक बार जोरदार तालियां होने में क्लैपिंग होने फॉल भाई। ओके स्टार्ट। चल वेरी गुड लिफ्ट। आज नहीं है, आप लोग खुद ही देख रहे होंगे कि मैं किनके साथ खड़ा हूं एंड आइए इनका वेलकम करते हैं। हाय भास्कर, नाइस टू मीट यू एंड थैंक यू, आपने टाइम दिया हम लोगों को। हाँ जी। सो भास्कर, मैं अगर आपसे आपकी जर्नी के बारे में पूछना शुरू करूं, उससे पहले आप मेरे को बताएंगे कि मैं आपको पावर लिफ्टर बोलूंगा या मैं आपको स्ट्रॉन्गमैन बोलूंगा? क्या चीज? पावर लिफ्टर। पावर लिफ्टर, हाँ जी। तो गाइस आप देख ही रहे होंगे कि क्या भास्कर का फिजिकल साइज है। आई एम श्योर हम लोगों का चैनल भी आज थोड़ा सा हैवी वेट हो जाएगा। तो क्यों आप इस डिफरेंस को क्यों उसमें पावर लिफ्टिंग और स्ट्रॉन्ग में से क्यों पावर लिफ्टर ही अपने आप को कहना चाहेंगे? पावर लिफ्टर इसलिए क्योंकि पावर लिफ्टर स्ट्रॉन्ग मैन मतलब होती सारी स्ट्रेंथ गेम्स हैं, पर इनके सेगमेंट्स अलग हैं जी। उसमें कुछ अलग चीजें होती हैं। पावर लिफ्टिंग में स्क्वाट बेंच डेडलिफ्ट होती है, इन तीनों का सब टोटल होता है जी। और स्ट्रॉन्ग मैन में जैसे आपने टायर फ्लिप, आपने लॉग प्रेस और ये फार्मर वॉक और ये ट्रक्स वगैरह, मतलब वो एक अलग चीज हो जाती है, वो बिल्कुल ही सेगमेंट ही अलग है। अच्छा। ये पावर लिफ्टिंग जैसे आप वेट लिफ्टिंग को कहते हैं क्लीन एंड जर्क और स्नैच जी, तो वैसे ही पावर लिफ्टिंग और उसमें फर्क है। अच्छा। हर गेम में मतलब स्ट्रेंथ गेम तो है पर सेगमेंट का फर्क है उसके। करेक्ट। हाँ जी। सो आपने मोस्टली आजकल अगर हम जिम की बात करें या फिटनेस की बात करें, तो जितनी भी हमारी यंग जनरेशन है या जो भी लोग फिटनेस लवर्स हैं, वो मोस्टली या तो एब्स के पीछे भाग रहे होते हैं या उनका ये फिनोमिना होता है कि नहीं हमें बॉडी बिल्डिंग की तरफ जाना है। आपने कैसे इस चीज को चूज कर लिया कि मेरे को बॉडी बिल्डिंग की तरफ जा करके नहीं, मेरे को पावर लिफ्टिंग की तरफ जाना है? ये आपने कैसे डायरेक्शन ली? देखो ऐसा है कि मतलब लोगों के अंदर मिथ होता है कि पावर लिफ्टिंग में जाओगे तो मोटे हो जाओगे, बॉडी का स्ट्रक्चर खराब हो जाएगा। वो डिपेंड करता है कि आप उसको कैसे मेंटेन कर रहे हो, क्योंकि ऐसा नहीं है पावर लिफ्टिंग का मतलब कुछ भी मोटे से हो जाओ और कुछ भी करने लगे हो। मसल को आपको ट्रेन करना ही पड़ेगा। और दूसरी बात, बॉडी बिल्डिंग में बच्चे इसलिए ज्यादा उनको ये रहता है एब्स दिखें और मतलब उनके बाइसेप्स दिखें और मतलब उनको कटिंग वगैरह का ज्यादा रहता है क्रेज, दिखने में अच्छा लगता है जी। पर इंटरनली मुझे ऐसा लगता है, मैं किसी को मतलब गलत नहीं कहना चाह रहा, पर इंटरनली मुझे ऐसा लगता है कि पावर जो मेरी प्रेफरेंस है पावर लिफ्टिंग में मैं स्ट्रांग फील करता हूँ। ओके। बॉडी बिल्डिंग को मैं नहीं प्रेफर करता, मेरे को नहीं पसंद थी तो मैं इसमें मतलब स्ट्रेंथ गेम पसंद थी तो मैं इसमें आ गया। ऐसा कुछ नहीं, मेरे लिए तो दोनों गेम थी बराबर है, बिकॉज मेहनत दोनों में है। पर हाँ एक चीज है कि जो आप ये कह रहे हैं कि बच्चे ज्यादा उसको प्रेफर करते हैं जी। क्यों? क्योंकि एक तो कईयों को ये भी लगता है कि पावर लिफ्टिंग में मोटे हो जाएंगे। राइट। ऐसा कुछ नहीं है, फिजिक मेंटेन करने की बात है कि हमारे छोटे वेट के पावर लिफ्टर्स होते हैं, मेरे कई स्टूडेंट हैं, मैं आपको दिखा भी दूंगा। मतलब वो सारे मस्कुलर हैं,
ऐसा नहीं है कि मतलब जो हैवी मतलब पावर लिफ्टिंग मोटा ही मिलेगा आपको, ये तो आपको ट्रेनिंग के ऊपर है। पावर लिफ्टिंग के नाम पे ट्रेनिंग ही नहीं करोगे तो पावर लिफ्टिंग में मोटे ही हो जाओगे। राइट राइट राइट। एक्चुअली मैं इसका दोष थोड़ा सा बॉलीवुड को भी देना चाहूंगा। मोस्टली हीरोज को बॉडी बिल्डर्स की तरह दिखाया जाता है, ना कि पावर लिफ्टर की तरह, जबकि रियल स्ट्रेंथ पावर लिफ्टर के अंदर होती है रादर देन बॉडी बिल्डर के अंदर। हमारे व्यूअर्स इस बात को अच्छी तरह से जानते होंगे कि मैं स्ट्रेंथ कहां पर पॉइंट करके बात कर रहा हूं। सो भाई थोड़ा सा आप अपने बचपन के बारे में भी लोगों को बताओगे। आज तक जितना भी आपको जानते हैं या गूगल करते हैं या यूट्यूब पर देखते हैं, सारा आपके स्पोर्ट के बारे में ही होता है। थोड़ा सा अगर बैकग्राउंड में जाना चाहें, आपके चाइल्डहुड के बारे में पूछना चाहें। हर बच्चा खेलते खेलते कभी ना कभी कोई एक ऐसा मोमेंट आता है जब वो कैरियर पाथ पकड़ने की बात करता है। वो कौन सा टर्निंग पॉइंट था कि हाँ अब मेरे को इस तरफ इस डायरेक्शन में जाना है, मेरे को स्पोर्ट्समैन बनना है, रिगार्डलेस कि मैं पावर लिफ्टर बनूं या कुछ भी करूं, क्रिकेट खेलूं मैं। वो कौन सा टर्निंग पॉइंट आपके पास आया था? आपके क्रिकेट से ही आता हूँ मैं। एक्चुअली मैं स्टार्टिंग से स्पोर्ट्स में था। अच्छा। ताइक्वांडो में नेशनल गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। ओ नाइस, ओके। हाँ जी, और मैंने मोस्टली काफी मतलब ज्यादातर स्पोर्ट्स करे हुए हैं। हाँ। कुछ सेलेक्टिव स्पोर्ट्स छोड़ के मैंने ज्यादातर करे हुए हैं। क्रिकेट में अंडर 14 खेला हूँ डीडीसी क्लब से मैं। ओके। और मतलब मेरे को क्रिकेट का सबसे ज्यादा शौक था, पर वही था उस टाइम पढ़ाई वढ़ाई के चक्कर में, पापा टीचर है तो पढ़ाई खराब होती थी, क्रिकेट में आपको पता पूरे दिन खराब होता था। जी। तो उस टाइम छोटे में लेकिन नहीं कर पाया ढंग से। स्पोर्ट्स सारे करे मैंने। स्कूल टीम का कैप्टन था, जो भी स्पोर्ट्स करता था उस टीम मतलब कैप्टन ही रहता था, स्कूल टीम का, कॉलेज टीम का। और एथलेटिक्स भी कर रखा है, स्प्रिंटर भी था मैं। अच्छा। 100 मीटर और शॉर्ट पुट भी करता था। जोनल लेवल पे शॉर्ट पुट चैंपियन भी रहा हूँ। मतलब मैंने मल्टी स्पोर्ट्स करे हुए हैं। मतलब मैं स्टार्टिंग से स्पोर्ट्स में रहा हूँ। और पढ़ाई का ऐसा था, पढ़ाई करनी भी जरूरी थी, टीचर का बेटा हूँ तो पढ़ाई करनी भी जरूरी है, तो इसलिए पढ़ाई पे भी ध्यान देना पड़ता था। पर ये तो मेरा स्टार्टिंग से था कि स्पोर्ट्स में ही जाना है। और तो मेरा कुछ मतलब कभी गोल रहा ही नहीं कि मतलब मेरे को डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, करना। मेरे को स्पोर्ट्स ही पसंद था स्टार्टिंग से, चाहे मैं किसी में भी जाऊँ। एक ये था कि मेरे को मतलब छोटे से मतलब बॉडी का बहुत शौक था कि पावर होनी चाहिए, तगड़ा होना चाहिए। मतलब छोटे से कहते हैं ना, दिमाग में फितूर से ही था, तगड़ा होना है, ताकत होनी चाहिए, पंजा लगाओ तो पंजा अच्छा हो। मतलब हर चीज में ताकत, मतलब हर जगह ताकत ढूंढता था मैं। क्रिकेट भी खेलता था तो बॉलिंग में भी ऐसा था कि क्या नाम से मेरी स्पीड औरों से तेज होनी चाहिए। सो चैंपियन वाली स्पिरिट काम करती थी आपके पीछे। सो जनरली देखा जाता है कि अगर फादर डॉक्टर होते हैं तो वो कोशिश करते हैं कि मेरे किड्स भी डॉक्टर बने, लॉयर होते हैं तो वो कोशिश करते हैं कि जैसा आपने बताया कि आपके फादर टीचर थे, तो उन्होंने कभी कोई इस चीज के लिए नहीं बोला कि बेटा आपको भी इस डायरेक्शन में जाना चाहिए, रादर देन आप डिफरेंट डायरेक्शन में जा रहे हो, या आपको सपोर्ट मिला वहां से भी? मेरे को कभी भी मेरे पेरेंट्स ने कभी मना नहीं करा। जो मैं करना चाहता हूँ, ठीक है, छोटे में पढ़ाई के लिए लिखाई के वजह से टोकते थे, पर मतलब कोई प्रेशराइज नहीं करा कि तू ये मत कर ये मत कर। मतलब जो मैं करना चाहता था मुझे करने दिया। और मतलब लोगों के घर में अगर कुछ प्रॉब्लम होती है, फाइनेंशियली लगा लो, कुछ हमने भी प्रॉब्लम देखी, बहुत पीक टाइम था जब मैंने देखी, हमारे घर में दिक्कत आई, कुछ भी क्राइसिस, पर्सनल प्रॉब्लम समझ लो आप। तो मतलब उस टाइम भी मेरे पेरेंट्स ने कभी ये नहीं बोला कि तू, मतलब उस टाइम तो कह ही सकते थे कि यार तू अपना करियर पे ध्यान दे। करेक्ट। क्योंकि स्पोर्ट्स में आपको पता है क्रिकेट के अलावा इंडिया में स्कोप नहीं है। स्कोप कैसे बनाना है वो मेरे को रास्ता ढूंढना था जी। तो मुझे उसके लिए यही था कि मैं क्या अच्छे से अच्छा कर सकता हूँ कि मैं इसमें स्कोप बनाऊं। तो आज भगवान की वजह से इतना तो है कि मैं खुद अर्न कर रहा हूँ, अच्छा अर्न कर रहा हूँ। वेरी नाइस, वेरी नाइस। ओके। तो अगर आपके प्रोफेशनल कैरियर की हम बात करें, जब भी आपने अपना प्रोफेशनल कैरियर स्टार्ट किया है, तो आपने किस वेट कैटेगरी में एंटर किया था अपनी इस स्पोर्ट में, और आज आप कौन सी वेट कैटेगरी में प्ले करते हो? मैं था 83-84 kg का था। अच्छा, और जब कौन सी ईयर की बात है? 2013 आई थिंक, 13-14। अच्छा, मतलब 2012 में मैंने शुरू कर दिया था। आई वॉज अराउंड 80। ओके। और मतलब एक साल मैंने प्राइवेट कंपटीशन वगैरह खेले 13 में जी। फिर कुछ मैं बीमार हो गया था, फिर उसके बाद 14 से वापस मैंने वापसी करी, एक साल के गैप के बाद। तब मैं बिल्कुल ही रेगुलर मैंने तैयारी शुरू करी। पहले मैं बेंच प्रेस पे ही ध्यान देता था जी। फिर उसके बाद मैं लिफ्टिंग पे ध्यान नहीं देता था। ढंग से लिफ्टिंग में ध्यान देना शुरू करा मैंने 2017 से। अच्छा। पावर लिफ्टिंग मैंने शुरू कर दी थी 2015 से जी। पर जो ढंग से कहते हैं ना ध्यान दिया, वो 2017 से दिया, एक प्रोफेशनल प्लेयर की तरह। राइट। उससे पहले सिर्फ बेंच प्रेस में फोकस रहता था। ओके। बेंच माने, क्योंकि बेंच
मेरी कुछ नेचुरल भी अच्छी थी, तो थोड़ा मेरा उस पे ही ध्यान ज्यादा रहता था कि जो चीज स्ट्रांग होती है बंदा उसी को खुश होता है। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। हाँ जी। तो आज आप कौन सी वेट कैटेगरी में प्ले करते हैं? आज मैं 105। 105 की। हाँ जी। ओके ओके। सो ब्रो, वो एक बहुत रिसेंटली जो बड़ा मेजर एक्सीडेंट आपका हुआ दिल्ली स्टेट चैंपियनशिप में, हम सब ने देखा फेसबुक के ऊपर, सोशल मीडियम्स के ऊपर, मतलब सब लोग देख करके हैरान हो रहे थे कि आपने इतना हैवी लिफ्ट किया हुआ और अचानक से जिस तरीके से वो हुई, और आपने कमबैक भी बड़े अच्छे तरीके से किया उसके बाद में। थोड़ा सा उसके बारे में भी प्लीज बताओ, वो क्या हुआ था? चलो भैया, टाइट है। उसमें सर ऐसा है कि एक तो क्या होता है कि जैसे प्लेटफॉर्म था, प्लेटफॉर्म का थोड़ा मैं कहूँगा कि गलती थी, और कुछ हमारी टेक्निकल भी गलती थी कि जैसे 4 बच्चों का इकट्ठे, हम 4 बच्चे खेलने वाले थे जी। तो एक्चुअली वहाँ बच्चे कम थे, तो उन्होंने कंपटीशन इकट्ठे करवा दिया था। सो प्रॉब्लम क्या हुई, उनके ऑफिशियल ने अपनी तरफ से ठीक करा, पर हमारी साइड से क्या प्रॉब्लम होगी, अब उनकी कराने वाला मैं, वो मेरी कराने वाले, यहाँ फंस गए हम। अब मेरे कोच गुरविंदर सिंह वो अकेले, अब 4 बंदों की पट्टी बांधने में एक में जान निकल जाती है। अब जब तक मेरे तक नंबर आया, कुछ पट्टी भी ढीली रह गई। पट्टी ढीली का तो चलो मैं एक्सक्यूज इसलिए नहीं दूंगा क्योंकि मेरा वो मतलब स्टार्ट लिफ्ट थी, तो इतना मुझे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। बाकी जो मेरे साथ हुआ, वो मेरा जो वेट है वो पंजे पे आ गया था। अच्छा, वो वेट पंजे पे कैसे आ गया कि मैट के ऊपर मैट डली हुई थी, वो बहुत मोटी मैट थी, जैसे शादियों में आपने देखी होगी, नीचे फट्टे के ऊपर उन्होंने मैट जो चिपका रखी थी, लगा रखी थी, वो मैट के ऊपर एक मैट थी। और मैं हील वाले शूज पहनता हूँ, हील वाले के शूज के ऊपर क्या हुआ, उसकी हाइट और ऊपर शिफ्ट हो गई। अब मैं भी मेरी इसमें आप गलती भी कह सकते हो कि मुझे देखना चाहिए था, अगर मेरा पैर सेट नहीं हुआ तो मेरे को सेट करना चाहिए था लिफ्ट लेने से पहले, क्योंकि मेरे को कहीं ना कहीं पता था कि मेरा पैर मैट के ऊपर आ गया और मुझे लगा स्टार्ट लिफ्ट है, मैं मार सकता हूँ। कोई ओवर कॉन्फिडेंस कि ये तो कुछ भी नहीं है, मैंने इससे ज्यादा मारा हुआ है। तो वही चीज हुई, नीचे गया, मतलब एक्सीडेंट होना था वो हो गया, वो पंजे की तरफ वेट चला गया मेरा, तो बाकी क्या नाम से मैं आगे कोई निकल गया उसमें। मैं आगे को निकला, वो सेफ्टी रैक पड़े थे, सेफ्टी रैक पे वेट गिरा, वो आगे से उसका स्टैंड उठ गया। स्टैंड उठने की वजह से मेरे, आपने शायद वीडियो में देखा ही होगा, मैं काफी हाइट पे चला गया था और स्टैंड समय पे लगी और शिन पे लगता हुआ मैं नीचे गया। बट उसके बाद भी आपने मतलब जिस तरीके का कमबैक किया है वो बहुत बहुत ही अमेजिंग है सर। वही तो जरूरी था। I mean, अगर मैं वहाँ पे ढेर हो जाता तो मतलब लोगों को ये लगता कि भाई ये तो ऐसे ही लिफ्ट ले ली थी इसने, कुछ कर नहीं पाया। और एक तरीके से मेरे कमबैक की वजह से शायद कुछ लोगों को कुछ मोटिवेशन तो मिली होगी कि डरना नहीं चाहिए, अगर खड़े हो सकते हो तो खड़े होके दोबारा लड़ो। कुछ को नहीं, बहुत लोगों को मिली होगी। आई एम श्योर बहुत से व्यूअर्स मेरी इस बात से एग्री करेंगे कि एक उस वीडियो ने बहुत से लोगों को इंस्पिरेशन दी होगी। और जिस तरीके से भाई ने कमबैक किया उसके बाद में, वो भी हम सब लोगों ने देखा ही है। सो रियली नाइस भाई, रियली नाइस। सो ब्रो, मैं आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन करना चाहूंगा कि हर स्पोर्ट में एक स्पॉन्सरशिप नाम का एक चीज होता है। तो अगर मैं आपसे बात करूं, बीइंग अ पावर लिफ्टर, सो आपको सबसे ज्यादा सपोर्ट गवर्नमेंट से मिलती है या प्राइवेट स्पॉन्सरशिप से मिलती है? मैं इस बारे में भी आपको बताना चाहता हूं कि ऐसा है कि मतलब फेडरेशन की अगर मिनिस्ट्री ऑफ यूथ एंड अफेयर्स से एफिलिएशन है तो 2017 तक की बात है कि हमें मिला करती थी गवर्नमेंट से स्कॉलरशिप, अगर हम मेडल मार रहे हैं जी। उसके बाद से बंद हो रखी है, आई डोंट नो द रीजन, पर उसके बाद से बंद हो रखी है। और रही बात आप स्पॉन्सर्स की पूछ रहे हो, स्पॉन्सर्स की बात रही पावर लिफ्टिंग में, तो ऐसा है कि ग्लैमरस गेम के चक्कर में इंडिया में पावर लिफ्टिंग में तो पहले यही नहीं जानते थे फर्क क्या है पावर लिफ्टिंग वेट लिफ्टिंग। ये तो अब बहुत पावर लिफ्टिंग की हाइप बनी है, पावर लिफ्टिंग के सब कॉम्पिटिशन होने लगे, लोगों के अंदर नॉलेज आई, नॉलेज गेन करी। तो स्पॉन्सर्स आप ये लगा लो 2019 की बात है, मेरे को पहला स्पॉन्सर मिला था इंजीन फिटनेस करके, मतलब अपैरल्स की कंपनी थी। एंड देन उसके बाद मेरी ज्वाइनिंग हुई दूसरी कंपनी के साथ, मसल माउंटेन जी, जिसके साथ मैं अभी तक
current उनके athlete? जुड़ा हुआ हूँ। अच्छा, हाँ जी, okay. मेरा दूसरा साल उनके साथ रिन्यू हुआ है। अच्छा, मतलब वो कंपनी बहुत अच्छी है ओके, एंड न्यू है, इंडियन है। और वही मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि बाहर की कंपनियों पे ट्रस्ट करने के अलावा आप प्लीज, मैं नहीं कहता बाहर की कंपनी अच्छी नहीं है, जैसे फॉरेनर्स अपनी कंपनी को प्रमोट करते हैं ना, हम इंडियन हो गए, हम अपनी कंपनी को प्रमोट नहीं कर रहे हैं। हमें ये हो रहा है कि हम किसी तरीके से इंपोर्टेड प्रोडक्ट ले लें। ऐसा नहीं है, अगर इंडियन बना रहा तो वो भी इंडियन एथलीट के लिए बढ़िया ही बनाएगा। सो मैं पर्टिकुलर मसल माउंटेन की बात नहीं कर रहा, एक इंडियन ब्रांड के लिए कह रहा हूँ। अगर आपको लगता है कि उनका प्रोडक्ट अच्छा है तो आप यूज करो, अपने प्रोडक्ट्स को प्रमोट करो रादर देन प्रमोटिंग अदर प्रोडक्ट्स। वेरी नाइस थॉट, वेरी नाइस थॉट। ये रियलिटी है सर, इसकी वजह से क्या नाम से इंडियन ग्रोथ नहीं कर पाते, और यही इंडियन जाके अमेरिका में बना देगा ना प्रोडक्ट को, जी। तो प्रोडक्ट हम यूज कर लेंगे, बेशक इंडियन नहीं बना रखा है। Yes. अब वो इंडियन इंडिया में बनाएगा तो हम यूज नहीं करेंगे। तो गाइस, ये चीज बिल्कुल अंडरस्टैंड करने की है। बहुत अच्छी बात भास्कर ने बताई है हमें कि हम लोगों को इंडियन प्रोडक्ट की तरफ थोड़ा ज्यादा अट्रैक्ट होना चाहिए रादर देन इंटरनेशनल ब्रांड्स की तरफ। जितना ज्यादा हम मेक इन इंडिया इनिशिएटिव की तरफ जाएंगे वो हमारी कंट्री के लिए भी अच्छा है और ऑफ कोर्स हमारे स्पोर्ट्स के लिए भी अच्छा है। सो ब्रो, अगर मैं थोड़ा सा ऑफ ट्रैक क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूं कि एक रैंडम थॉट बोला जाता है, कोई भी एथलीट या कोई भी चैंपियन अगर एक सर्टेन लेवल तक आ जाता है तो उसके बारे में ये बात बोली जाती है कि गॉड गिफ्ट है, उनका गॉड गिफ्ट था, उनकी किस्मत थी, ये हो गया वो हो गया। क्या आप भी बिलीव करते हो गॉड गिफ्ट में, या हार्डवर्क होता है सारे का सारा? एक चीज और होती है कि यार उनकी तो जेनेटिक्स ही बहुत अच्छी है, जैसे एथलीट का नाम लिया जाए, या आपके स्पोर्ट में अगर मैं कोई बहुत टॉप पावर लिफ्टर का नाम लूं तो बहुत से जनता ऐसी होगी जो ये कहेगी उनकी जेनेटिक्स इतनी अच्छी है इसलिए वो ऐसा कर जाते हैं। इन तीनों चीजों का बैलेंस, या इसमें से कौन सी चीज आप मेन मानोगे? चलो आपको मैं इसका ही एग्जांपल देता हूँ। अभी करंटली फेल आ रहा है, किससे आ रहा? बिग रैमी से, ठीक है। फेल तो गिफ्ट था, गिफ्ट बोलते थे जी। अब गिफ्ट को किसी ने इतनी बुरी तरीके से कैसे हराया? टैलेंट के। अब लोग ये कहेंगे कि मतलब उसके पेट में मतलब थोड़ा हर्निया की वजह से उसके पेट एब्स की फॉर्म अच्छी नहीं थी। जी जी जी। पर अगर आप उसके एब्स की फॉर्म भी हटा दो और रैमी से बाकी चीजें भी कंपेयर कर लो तो रैमी उसको हर चीज में बीट कर रहा था, ऑलमोस्ट हर चीजों में बीट कर गया था वो फिलिल को जी। तो ऐसा नहीं है गिफ्ट का मतलब, मैं ये बात मानता हूँ, चलो जेनेटिक भी रख लेता हूँ, अच्छे होते हैं, टैलेंट मतलब गॉड गिफ्टेड भी होता है, पर वो एक सर्टेन लेवल तक होता है, ठीक है। उसको ऊपर तक लेके जाना आपको हार्डवर्क करना पड़ेगा। जेनेटिक्स तो मैं कहूँगा फॉरेनर्स के कहते ज्यादा अच्छे होते हैं क्योंकि वो मतलब ये उनका क्लाइमेट अच्छा है, उनका खाना पीना अच्छा है जी। तो और यही इंडियंस वो हैं जो मतलब अब मेरी बात बुरी लगेगी सबको कि जो बहुत ज्यादा थोड़े रिलीजियस है, और रिलीजियस में भी ऐसी बात नहीं है, जो मतलब बहुत अजीब अजीब मिथ बना रखे हैं इंडिया में। कहने को ये कहा जाएगा कि मतलब फॉरेनर्स के जेनेटिक्स अच्छे हैं, ये अच्छे हैं। आप मुझे बताओ फॉरेनर्स की डाइट कैसी है, और क्या फॉरेनर्स को ये कहा जाता है कि इस दिन ये मत खाओ उस दिन ये मत खाओ? अगर आप किसी चीज की तपस्या कर रहे हो तो वही आपके लिए सब कुछ होना चाहिए, फिर आपको ये नहीं देखना चाहिए। हालांकि मेरे पापा भी टोकते हैं मेरे को इस चीज के लिए कि आज ये दिन है ये नहीं खाना चाहिए। मैं किसी मतलब रिलीजियस से परे होके नहीं बोल रहा, मैं खुद भी वाहिगुरु को बहुत मानता हूँ, ठीक है। हर कंपटीशन से पहले वहां जाता हूँ गोल्डन टेम्पल। पर मैं एक चीज कह रहा हूँ, अगर आप कोई चीज कर रहे हो उसके लिए कुछ खा रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, मैं सीधी बात करता हूँ, नॉन वेजिटेरियन खा रहे हो, इंडिया में रहेगा ये दिन मत खाओ ये दिन वो मत खाओ, क्या अंग्रेज ये करते हैं? अगर किसी का आंसर है तो मेरे को जरूर देना, बिकॉज फॉरेनर्स का ये नहीं होता। आप फॉरेनर्स की वो चीजें देखते हो जो अच्छी है, जो वो सैक्रिफाइस करते हैं वो कोई नहीं देखता। क्लाइमेट अच्छा है यार, हिमाचल प्रदेश है, ठंडा है, वो भी अच्छा क्लाइमेट है, माउंटेन में जाके रहो और वो परफॉर्मेंस दे दो। ब्रो, मेरा ये क्वेश्चन पूछने के पीछे एक हिडन एजेंडा भी था। वो हिडन एजेंडा ये था कि जनरली एथलीट्स, सो कॉल्ड एथलीट्स, वो ऐसा भी सोचते हैं कि परफॉर्मेंस इनहैंसमेंट डोजेस, आप सब लोग जान रहे होंगे मैं किस चीज के बारे में बात कर रहा हूं, अगर वो ले ली जाए तो टैलेंट को भी इंक्रीज किया जा सकता है एंड स्ट्रेंथ को भी इंक्रीज किया जा सकता है, रिगार्डलेस कि किसी की जेनेटिक्स या हार्डवर्क कितना ज्यादा था। तो ये चीज है या नहीं है? मैं नहीं मानता इस चीज को। अगर आप इंटरनेशनल IPF
15 ऐसे पावर लिफ्टिंग फेडरेशन में खेल रहे हो तो आपको वहां पे डोप टेस्ट देना पड़ेगा। मैं बड़े एथलीट्स का नाम दे देता हूँ सीधा सीधा। ब्लेन समनर है, वर्ल्ड हैवी वेट के इस टाइम चैंपियन है 120 प्लस कैटेगरी में, ठीक है। और मैं एक अपने सीनियर है अमनप्रीत सिंह होटी, और ये अंग्रेज सिंह है, गुरविंदर भैया हैं, गुरदीप भैया हैं, ये सारे के सारे प्लेयर हैं जो मतलब डोप दे के खेलते थे। ओके, ठीक है, ये सारे के सारे डोप दे के खेलते थे। सो ये चीज इसलिए कहना चाहता हूं कि चलो इंडिया वाले कह देंगे कि इंडियंस तो सेटिंग कर लेते हैं। यस, अब अमेरिकन भी सेटिंग कर रहा है, तो वाडा में भी सेटिंग हो रही है क्या? मतलब प्लेयर घुस रहा है ना डोप देने के लिए, तो डोप फ्री आया तभी तो घुस रहा है। और दूसरी चीज ये जो है नए बच्चों को तो इसके बारे में सोचना भी नहीं चाहिए, राइट, कि वहां तक पहले पहुंचो तो सही, उसके बारे में बात तब करो। क्या नाम से आप अपनी नेचुरल कैपेसिटी तो पकड़ लो, वो सब चीजें तो बहुत लेने की दूर की बात है, और वो सब चीजें लेने के चक्कर में आप अपने शरीर का सत्यानाश कर देते हो। और ऐसी कोई जरूरत नहीं है। देखो ओवर गेम्स की मैं बात करता नहीं, पावर लिफ्टिंग के लिए मैं अपनी पर्सनल रिव्यू दूंगा कि आप नेचुरली कर सकते हो अगर आप करना चाहो तो जी। क्योंकि आजकल सप्लीमेंट्स इतने आ गए हैं, इतने तरीके के सप्लीमेंट्स हैं कि आपकी हर रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी। पूरी हो जाती है, ठीक है, हाँ जी, ठीक है। गाइस आप यहाँ पर ये बात समझ लीजिए कि डोप जो एक टेक्निकल वर्ड यूज किया जा रहा है, डोप का मीनिंग ये होता है कि किसी एथलीट ने कोई स्टेरॉइड, कोई ड्रग्स या कोई ऐसा कोई सब्सटेंस यूज तो नहीं किया हुआ जिसकी वजह से उनकी परफॉर्मेंस जो है वो इतनी इंक्रीज हो गई है कि उनके लास्ट कंपटीशन या उनके पास्ट में उतनी परफॉर्मेंस उनकी नहीं थी। सो ब्रो ये कैसे टेस्ट किया जाता है? आई मीन ये कौन सा इंस्टीट्यूशन होता है जो इस चीज की नजर रखता है? वो कैसे सिलेक्ट करता है कि नहीं इनका डोप टेस्ट होना चाहिए? वो क्या ये ऐसा है, रैंडमली डोप टेस्ट होते हैं। और इसमें एक और चीज बताऊंगा, कितने एथलीट्स तो ऐसे भी फंस गए हैं, मतलब जिनकी गलती भी नहीं होती। अब मान लो सप्लीमेंट्स है, मैं सप्लीमेंट्स की एक चीज कहूंगा, बिल वाला सप्लीमेंट लो, जेन्युइन जगह से लो, 100-200 रुपए के पीछे फेक सप्लीमेंट लो, क्योंकि बहुत एथलीट्स ऐसे भी हैं कि जो सिर्फ एक नकली सप्लीमेंट की वजह से फंसे, वो अपनी तरफ से डोप नहीं ले रहे हैं, नहीं ले रहे हैं, ठीक है, पर उसमें कुछ ऐसी मिलावट हो जिसकी वजह से वो डोप में आ जाए। मैं तो शेर बन के डोप दे दूंगा और इसके अंदर कुछ मिलावट आएगी तो फिर मैं क्या करूंगा? मतलब जाने अनजाने में एथलीट की बॉडी में वो चीज जा सकती है। हाँ, सो इस चीज के लिए मैं बोलूंगा कि बहुत चीजें देखनी पड़ती है, और डोप का तो नए प्लेयर्स को सोचना भी नहीं चाहिए मेरे हिसाब से। तो अगर आप गेम में आए हो, पहले आप अपनी नेचुरल कैपेसिटी तो पकड़ लो। सप्लीमेंट भी बात की बात है, पहले नेचुरल अपने खाने पीने के लिए आप बहुत बॉडी उठा सकते हो। सप्लीमेंट तो तब चाहिए जब आप प्रोफेशनली कर रहे हो। राइट 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 राइट। सो मैं अपना इंटरव्यू खत्म करूं ब्रो, आप उससे पहले थोड़ा सा अपना एक एवरेज जो आपका वर्कआउट रूटीन होता है वो थोड़ा सा प्लीज आप जरूर शेयर कीजिए। मेरा एवरेज वर्कआउट रूटीन इस टाइम कंपटीशन के टाइम तो ऐसा है कि 3 घंटे के आसपास मैं करता हूँ डेली की ट्रेनिंग। अच्छा, हाँ जी, ये ऑन सीजन होता है आपका? हाँ जी, ऑन सीजन है मेरा। 3 घंटे की मेरी ट्रेनिंग हो जाती है, क्योंकि हमारी जो मेन ट्रेनिंग होती है स्क्वाट बेंच डेड, वो काफी टाइम लगा जाती है। तो ये आप सुबह करना प्रेफर करते हो या शाम? ऐसा कुछ फर्क नहीं पड़ता आपको जो टाइम टेबल। मैं तो सुबह थोड़ा आलसी हूँ, नहीं उठता जल्दी, जरूरत पड़े तो उठ भी जाऊंगा, ऐसी कोई बात नहीं है, पर अभी का तो बता रहा हूँ। तो शाम को मैं करता हूँ जी, मेरा अराउंड 7 PM मेरा टाइम है ट्रेनिंग में, मैं 10-10:30 तक करता हूँ। अच्छा, और आपकी तरह अगर किसी ने स्ट्रेंथ बनानी है तो उसकी कोई सीक्रेट रेसिपी, कोई सीक्रेट डाइट भी होती है जो वो फॉलो करें? तो हमारे व्यूअर्स में से कोई एक चीज बोलूंगा, लोगों को अजीब लगेगी, कंसिस्टेंसी। अच्छा, और कुछ भी नहीं बोलूंगा ना, मैं बोलूंगा डाइट के भी आज के टाइम पे सबको पता है डाइट क्या लेनी है जी, ना मैं बोलूंगा सप्लीमेंट, सबको पता है सप्लीमेंट क्या खानी है जी, ठीक है, ना मैं बोलूंगा हार्डवर्क, क्योंकि सबको पता है हार्डवर्क के बिना काम नहीं हो सकता। भाई फिर भी एक चीज से सुनना थोड़ा अच्छा लगता है लोगों को, कंसिस्टेंसी ऐसी चीज है जो लोग तगड़े होकर छोड़ देते हैं। हाँ, अच्छा, मैं आपको एक चीज बताता हूँ, अगर मैं आज 900 किलो का टोटल कर रहा हूँ, मुझे 910 पे जाना है, तो मुझे वो 200 के बाद अपने आप को रगड़ना पड़ेगा दोबारा से, तब मैं 910 पे जाऊंगा। ये सोचूं अभी मार लिया, 1 साल रेस्ट लूं, फिर अगले साल मारूंगा, तो 900 करना मुश्किल हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। ये चीजें लोगों को समझ नहीं आती। वो सोचते हैं अरे हमने तो ये मार रखा है, हमें मार देंगे, नहीं मार पाओगे। गाइस ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि आप एक बेंचमार्क सेट करते हैं और आपको बार बार बीइंग अ कॉम्पिटिटिव एथलीट होते हुए आपको अपना खुद का बेंचमार्क जो है वो बार बार ब्रेक करते रहना पड़ता है। उसके बिना आप एक कंपटीशन में टिक नहीं पाते और आपकी परफॉर्मेंस जो है ऑफ कोर्स मतलब इनहेंस हो ही नहीं सकती, आप आगे नहीं जा सकते उससे आगे। सो
भाई मैं एक बड़ा फनी सा क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूंगा। सीरियस टॉक हमने बहुत ज्यादा कर ली, मैं फिर भी क्योंकि हमारे कई व्यूअर्स ऐसे होते हैं कि हमेशा एथलीट को एक सीरियस मैनर में लेते हैं, तो एक फनी क्वेश्चन जरूर पूछना चाहूंगा कि क्या आपने कभी किसी को इम्प्रेस करने के लिए भी अपनी फिजिक को यूज किया है? मीन कि नहीं मेरे को इतना ज्यादा मारना है, तो यू नो ऑपोजिट जो लड़के हैं, हाँ, या ऐसा कभी जिम में आपका कोई रहा हो, कभी पास्ट में कोई एक्सपीरियंस हुआ हो, वो बताओ थोड़ा सा। लड़के तो ज्यादा वेट मारते हैं लड़कों को क्या नाम दिखाने के लिए। अच्छा, लड़कियों को इम्प्रेस करने के लिए तो उनको कपड़े पहन के तैयार होकर जाना, वो लड़कियों को वेट मार के करना क्या है। बट भास्कर शाह को तो प्रॉपर वो अपने आप को साबित करना पड़ता है ना कि हाँ मैंने अगर 300 मारा था तो आज मेरा 310 है। हाँ, ये तो अपना वो है कि मतलब टारगेट बंदे की लालच नहीं होगी तो फिर अपने से तो लालच रखनी चाहिए, नहीं तो परफॉर्मेंस बढ़ेगी कैसे। तो गर्ल्स से तो बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट्स मिलते होंगे आपको जिम में? कहाँ, हमारे जैसों को देख के डरती हैं लड़कियां। पतले वेट वालों के पास जाती है लड़कियां। ओके, सो मेरा लास्ट क्वेश्चन रहेगा ब्रो कि अगर हमारे जो भी यंग एथलीट्स ज्वाइन करना चाहते हैं इस चीज को, इस स्पोर्ट को एज अ कैरियर बनाना चाहते हैं, तो क्या वो आपको पर्सनली, आपको अगर वो कांटेक्ट करना चाहें फॉर ट्रेनिंग्स, फॉर पीटीज, फॉर एनीथिंग, तो वो कैसे आपको रीच आउट कर सकते हैं? और थोड़ा सा एक रफ एस्टिमेशन भी दे दीजिए कि क्या वो आसपास रहता है, सो दैट वो लोग उस हिसाब से प्रिपेयर होकर आपसे बात करें। मैं इंस्टाग्राम हैंडल है मेरा भास्कर शाह 9, या आप मेरा फोन नंबर है 8130900904, आप लोग नोट कर सकते हैं। और मतलब मेरा काम ही यही है, क्योंकि मैंने अपनी MBA करने के बाद जॉब छोड़ के इसी लाइन में प्रोफेशनली आया। सो अब मेरा मतलब अर्निंग सोर्स भी यही है। सो ये तो मतलब जिसको भी पावर लिफ्टिंग ज्वाइन करनी है, मोस्ट वेलकम। जितनी मेरी कैपेसिटी है, जो मैंने सीखा है आज तक, उतना तो मैं सिखा ही सकता हूँ। औरों से बेहतर या बेकार तो नहीं कहता, पर जितना मुझे आता है मैं सिखा सकता हूँ। सो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप यहाँ कांटेक्ट करें। थोड़ा सा ब्रो आप फी का स्ट्रक्चर भी बताना चाहिए। फी का ऐसा है कि मेरी जो ईयरली फीस है वो 45,000 है। अच्छा, ईयरली फीस। इसमें ऑनलाइन ट्रेनिंग लो या जहां मैं ट्रेनिंग कर रहा हूँ वहां पे ट्रेनिंग कर लो। ठीक है। मेरी फीस ना इससे ज्यादा है ना इससे कम है। ईयरली 45,000, मेरे हिसाब से मंथली 4,000 भी नहीं पड़ रही जी। सो बहुत नॉमिनल है। अगर किसी को स्पोर्ट्स में आना तो इतना खर्चा तो कर ही सकता है। ऑप्शन बनाना है। हाँ जी, यस, ठीक है। सो गाइस, आई एम श्योर मैंने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर किया है अपने इस इंटरव्यू में, एंड बहुत से लोग इस चीज को फैसिनेटिंग रूप में भी देखेंगे कि हाँ उनको काफी इन्फो मिलेगी मेरे इस इंटरव्यू से। सो स्टिल अगर आप लोगों के पास में कोई भी क्वेश्चंस हो, कोई भी क्वेरीज हो, आप भास्कर को डायरेक्टली, उन्होंने अभी अपना जस्ट नंबर भी शेयर किया है, अपना इंस्टा का हैंडल भी आप लोगों के साथ में शेयर किया है, आप उनको डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। Still you wanted to know anything about this video, about his interview, आप कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट्स ड्रॉप कीजिए, एंड आई एम श्योर भास्कर ग्लैडली उसका आंसर भी करेंगे। सो ये था हमारा आज का इंटरव्यू। अंटिल नेक्स्ट टाइम गाइस, बाय बाय।